वेरी गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी भूगोल वाली दुनिया की क्लास। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोसरी। कल हमने पढ़ लिया था डेल्टा और पैरा डेल्टा किससे कहते हैं। आज हम मैदानों से रिलेटेड अदर ग्रोसरीज देखेंगे। तो बिना देरी शुरू करते हैं हमारी स्टडी धावक की भूगोल वाली दुनिया की क्लास। तो दोस्तों अब तक हम लोगों ने सीख लिया था कि मैदानों का निर्माण उत्तर से दक्षिण में किस आधार पर हुआ था। भाबर, खादर, बंगर, ये सब क्या होते हैं ये हम लोगों ने देख लिया था। भाबर वाला इलाका, तराई वाला इलाका, अगर आपने नहीं देखा है पहले वो देखिए। उसके अलावा हमने डेल्टा पैरा डेल्टा भी इससे पार्ट 1 में सीख लिया था, सॉरी पार्ट 2 में सीख लिया था। आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 3 में ज्वालामुख किसे कहते हैं। देखिए अभी तक मैंने आपको डेल्टा में क्या बताया था। डेल्टा ऐसा इलाका होता है जहां पर को नदियां इतना ढेर सारा अवसाद अपने साथ लाती है कि वो जो उसका मुहाना होता है वहां इतना अवसाद जमा कर देती है कि उसकी ऊंचाई थोड़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो समुन्द्र का पानी है वो नदियों में नहीं मिल पाता, उसे हम डेल्टा कहते हैं। ज्वालामुख भी उसी से रिलेटेड है। इसमें भी नदियां क्या करती है, जो कटाव करती हैं और अपने साथ जो ढेर सारे अवसाद लाती है उसे अपने मुखाने पर छोड़ देती है। छोड़ने के बाद अगर समुन्द्र का कुछ प्रतिशत पानी नदियों में मिल जाए तो उसे ज्वालामुख कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि डेल्टा में अवसाद अधिक जमा होते हैं। डेल्टा में जो है अवसादों की मात्रा अधिक होगी और वही ज्वालामुख में अवसाद कम होते हैं। ज्वालामुख में क्या है, अवसाद थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से समुन्द्र का कुछ प्रतिशत पानी जो कि है नदियों में मिल जाता है। यहाँ पे जो अवसाद होंगे वो थोड़े कम होंगे, यानी कि इनकी हाइट इतनी नहीं बढ़ेगी, अवसाद थोड़े कम होंगे, जिसकी वजह से पानी रिस रिस के कहाँ पहुंच जाएगा, नदियों तक। तो ज्वालामुख को आप सिंपली लिख सकते हैं ऐसा इलाका जहां पर अवसाद कम होने की वजह से समुन्द्र का पानी नदियों में मिल जाता है, उसे ज्वालामुख कहते हैं। अगर समुन्द्र का पानी नदियों में ना मिले तो उसे डेल्टा कहेंगे, और अगर समुन्द्र का पानी नदियों में मिल जाए तो उसे ज्वालामुख कहते हैं। बस इसमें दो अंतर है। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो भारत का इलाका है, पश्चिमी और पूर्वी इलाका, ये मैं आपको पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में और अच्छे से पढ़ाऊंगी, पहले आप लोग बस इतना जान लीजिए। जो हमारे भारत के पश्चिम की नदियां जो पश्चिम में जाती है, यानी कि जो अरब सागर में गिरती है, पश्चिम में हमारा कौन सा सागर पड़ता है, यस अरब सागर। तो पश्चिमी जो नदियां अरब सागर में गिरती है ये ज्वालामुख बनाती हैं, ज्वालामुख बनाती है। इससे आपको क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि यहाँ की नदियों के पास सेंटीमेंट्स थोड़े कम होते हैं, यानी कि ये कटाव तो करती हैं, या तो ये कटाव कम करती हैं या इनके पास अवसाद कम होते हैं। ये क्या वजह है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बस आपको इतना याद रखना है। पश्चिम की नदियां ज्वालामुख बनाती है जबकि पूर्व की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, पूर्व की नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, इससे आपको क्या अंतर समझ आया कि यहाँ की जो नदियां है वो अधिक अवसाद जमा करती है, ये वाली नदियां कम अवसाद जमा करती है। ठीक है ना, डेल्टा और ज्वालामुख में बस इतना ही अंतर है। ज्वालामुख में समुद्र का पानी नहीं मिल पाता है, सॉरी ज्वालामुख में समुद्र का पानी मिल जाता है और डेल्टा में नहीं मिल पाता है। चलिए अब नेक्स्ट वाला देखते हैं कि नेक्स्ट ग्रोसरी क्या है। हमारे अगले शब्द है लैगून, बे और गल्फ। सबसे पहले लैगून क्या होता है ना, लैगून एक छिछला जल होता है। छिछला जल मतलब ऐसा इलाका जहां पर पानी बहुत कम मात्रा में हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप समुन्द्र में जाएंगे तो समुन्द्र के किनारे का इलाके में ना पानी थोड़ा कम होता है, जमीन थोड़ी ऊंचाई में होती है। जैसे समुन्द्र के किनारे इलाके में आप आराम से चल सकते हैं, पानी आपके घुटनों तक का होगा या पैरों तक का होगा। तो इस इलाकों को कहते हैं लैगून। लैगून ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे छिछला जल मिलता है। छिछला मतलब कि जहाँ पे जल की मात्रा कम होती है। समुन्द्र में जहां या नदियों में जहां जल की मात्रा कम होती है, जहां आपका पानी हाफ बॉडी तक का पहुंचता है, उसे कहते हैं लैगून। अगर पानी सर के ऊपर चले जाए तो फिर वो लैगून नहीं कहलाएगा, ठीक है, फिर वो गहराई वाला वाटर होता है। तो लैगून क्या होता है, छिछला जल। समुन्द्र या नदी में जहां भी पानी कम होता है उसे छिछला जल या लैगून कहते हैं। फिर आता है बे या गल्फ, जैसे कि बे ऑफ बंगाल। गल्फ का मतलब गल्फ है आपका, गल्फ कच्छ का गल्फ। तो ये दोनों में क्या अंतर है, देखो बे का मतलब होता है खाड़ी, दोनों का मतलब इससे खाड़ी है, लेकिन बे और गल्फ में थोड़ा अंतर होता है। बे का मतलब होता है जिसका मुंह चौड़ा होता है और जो बाहर की ओर संकीर्ण होता है। बे ऐसा इलाका होता है जिसका मुंह तो बहुत ज्यादा चौड़ा होगा लेकिन अंदर की ओर वो संकीर्ण होता चला जाएगा, यानी कि मुंह तो इसका क्या होगा, चौड़ा, लेकिन अंदर क्या है वो
संकीर्ण होता चले जाएगा, यानी कि अंदर के इलाके में वो संकीर्ण होगा, और जो उसका मेन मुख है, मुख उसका बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, उसे कहते हैं बे। वही गल्फ इसका उल्टा कर दो, इसमें मुंह जो है संकीर्ण होता है, इसका मुंह जो होता है संकीर्ण होता है, और वही जो बाहर का इलाका होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है, चौड़ा होता है। इसी का उल्टा कर दो आप, ये कुछ ऐसा हो, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो मुंह तो बहुत ज्यादा संकीर्ण होगा और वो चौड़ा होगा। जैसे कि आपने कच्छ की खाड़ी देखी होगी, ये जो है ये इसका मुंह है, मुंह देखो बहुत ज्यादा संकीर्ण होता है लेकिन बाहर की ओर चौड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं बे। जैसे कि कच्छ की खाड़ी या अंदर की ओर संकीर्ण, बाहर की ओर खुला हुआ, ठीक है। तो सबसे बड़ा बे या फिर सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी इकलौती ऐसी खाड़ी जिसका मुंह सबसे ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो इसे क्या कहते हैं, हम बे कहते हैं, ठीक है। बे और गल्फ। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है हमारा, जल संधि किसे कहते हैं। जल संधि नाम से ही पता चल रहा है, जल की संधि, यानी कि ऐसा इलाका जहां पर दो बड़े नदी किसी संकीर्ण मार्ग से जुड़ते हैं, उसे जल संधि कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाक जल संधि। पाक जल संधि कहाँ है, भारत और श्रीलंका के मध्य में पाक जल संधि है। और उसके अलावा आप नाम जान सकते हैं पनामा जल संधि। पनामा जल संधि का उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य में। जल संधि का मतलब है जो दो बड़े महासागरों को जोड़ेगी उसे जल संधि कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें, ये है भारत और ये है श्रीलंका, इन दोनों के मध्य में पाक जल संधि है। यहाँ पर को कौन सा सागर आता है, अरब सागर, और यहाँ पर क्या है, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। तो इन दोनों समुद्र को कौन जोड़ रहा है, ये पाक जल संधि। इन दोनों के बीच में एक संकीर्ण मार्ग, एक पतला सा मार्ग है। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जो भी जल संधि जोड़ रही है उसे क्या कहते हैं हम लोग, जल संधि। जैसे कि पाक जल संधि है, ठीक है। किस किस को जोड़ रही है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जल संधि का मतलब है जो दो बड़े महासागरों को या दो बड़े समुद्र को आपस में जोड़ती है संकीर्ण मार्ग से, पतले मार्ग से, उसे हम लोग जल संधि कहते हैं। उसी का उल्टा चैनल कर दो। चैनल का मतलब होता है ऐसा इलाका या फिर ऐसा जगह जहां पर दो बड़े महासागर या समुद्र चौड़े इलाके से मिलते हैं, उसे हम लोग चैनल कहते हैं। यहाँ पे तो संकीर्ण मार्ग से मिल रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल कहाँ पर है आपका, ये है अफ्रीका में, ये है अफ्रीका में। अफ्रीका के आप दक्षिणी वाले पार्ट में देखिएगा, अफ्रीका की जो ये यहाँ पर है, यहाँ पर को पड़ता है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल जो की है, ये है मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल एक तरफ हिंद महासागर और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर। हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ता है, चैनल, एक चौड़े मार्ग से, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से समझिए, दो बड़े जल मार्गों को अगर कोई संकीर्ण मार्ग से जोड़ा जाए तो उसे हम लोग कहते हैं जल संधि। और अगर दो बड़े महासागर या फिर समुद्र को अगर चौड़े क्षेत्र से या चौड़े मार्ग से जोड़ा जाए तो उसे कहते हैं हम लोग चैनल। देखो बस इतना अंतर समझ लो, अगर संकीर्ण मार्ग से दो महासागर या समुद्र जुड़े तो उसे जल संधि कहेंगे, लेकिन अगर चौड़े मार्ग से जुड़े तो उसे चैनल कहेंगे, चैनल कहेंगे। अब बात आती है दोआब की। दोआब तो मैंने आपको पहले भी बताया था। दोआब का मतलब है दो नदियों के मिलने की जगह को दोआब कहते हैं। जिस भी जगह में दो नदियां मिलेंगी उन्हें क्या कहेंगे, दोआब। जैसे कि गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना नदी जिस जगह पर आकर मिलेगी उस क्षेत्र को कहते हैं हम लोग दोआब। क्या कहते हैं, दोआब। जैसे कि अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी जिस जगह मिलती है वो क्या बनता है, दोआब। और वहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। गंगा नदी कोई अपना किसी पर्टिकुलर एरिया से निकलती नहीं है, बल्कि गंगा नदी दो नदियों के मिलने से बनती है, अलकनंदा और भागीरथी के संगम से। मतलब संगम वाले इलाके को आप दोआब कह सकते हैं। जैसे कि गंगा दोआब, गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश वाला इलाका था, जहाँ पे गंगा और यमुना नदी दोनों ही इस क्षेत्र को सिंचित करती है, यानी कि इन दोनों जगह को पानी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसे दोआब कहते हैं। जैसे कि पंजाब, पंजाब मतलब 5 नदियों का क्षेत्र, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, क्या कहलाता है, पंजाब। लैंड ऑफ 2 रिवर्स, दोआब। लैंड ऑफ 5 रिवर्स, पंजाब। पंजाब में वो कौन सी 5 नदियां हैं, जरा मुझे कमेंट में बताइए, जिससे पंजाब का निर्माण होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाली क्या शब्द है।
आप लोग सोच रहे होंगे कि आप तो मैदान वाले ज्यादा ग्रॉसरी नहीं करानी है, तो समुंदर से रिलेटेड है। देखो, समुंदर से और मैदानों की, ये ना दोनों आपस में संपर्क रखते हैं। कहीं ना कहीं इनका कनेक्शन मैदानों से भी है और समुद्र से भी है। पर आपको तो क्या है, आपको तो सीखने से मतलब है ना, बस आप लोग यहाँ पर सीखिए। तो अब हम लोग सीखेंगे प्रायद्वीप, महाद्वीप, उपमहाद्वीप और द्वीप क्या होते हैं। इसमें बहुत लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनका मतलब क्या है। लगभग सेम सेम लगता है ना, बट ये सेम नहीं है, इसमें थोड़ा थोड़ा अंतर है। चलो सबसे पहले देखते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा इलाका जो तीन ओर से समुंदर से घिरा हो, या जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, उसे कहते हैं हम लोग प्रायद्वीप। जो तीन ओर से जल से घिरा हो, किससे घिरा हो, जल से घिरा। जो तीन ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा इलाका आता है, ये वाला इलाका, ये तीन ओर से जल से घिरा है। बंगाल की सॉरी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, तीन ओर से घिरा हुआ है ना, इसे हम क्या कहते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। जैसे कि आपने सुना होगा अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप भी तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हिंद महासागर, लाल सागर और यहाँ पर को अटलांटिक महासागर, सॉरी प्रशांत महासागर, तो ये भी तीन ओर से घिरा हुआ है। तो इसलिए इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, प्रायद्वीप। ऐसा इलाका या ऐसी जमीन जो तीन ओर से जल से घिरी होती है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। जो तीन ओर से जल से घिरी हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। अब देखते हैं महाद्वीप किसे कहते हैं। महाद्वीप मैंने आपको बताया भी है, जो हमारी प्लेट्स हैं, जो मेन प्लेट्स हैं, वो महाद्वीप है। यानी कि ऐसा इलाका जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे महाद्वीप कहते हैं। ऐसा इलाका, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। ठीक है, हम लोग अफ्रीका महाद्वीप को ले, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा इस टाइप में अफ्रीका, ऐसे समझ लो अभी आप। तो अफ्रीका महाद्वीप क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। ऊपर में क्या है, भूमध्य सागर है, हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है। ऐसा इलाका, ऐसी जमीन का टुकड़ा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे आप क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। ये वाला, ठीक है, आप उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं, जो पानी से घिरा हो। समझ में आ गया महाद्वीप मतलब, आप ऐसे समझ लीजिए कि महाद्वीप बहुत ह्यूज आकार का होता है, बहुत बड़ा होता है महाद्वीप। उसी का उल्टा होता है उपमहाद्वीप। उल्टा दिन मतलब उसी से छोटा रूप। अगर बहुत बड़ा कॉन्टिनेंटल है, मतलब बहुत बड़ा जमीन का इलाका है तो महाद्वीप। अगर महाद्वीप से थोड़ा छोटा इलाका है तो उसे कहते हैं हम लोग उपमहाद्वीप। ये भी चारों तरफ से जल से घिरा होता है, ठीक है। महाद्वीप और उपमहाद्वीप दोनों एक ही है, दोनों ही चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, ठीक है। महाद्वीप वो इलाका होगा जो थोड़ा बड़ा होगा, उपमहाद्वीप महाद्वीप से थोड़ा छोटा होता है। जैसे कि भारतीय महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, पश्चिम बंगाल, ये सारे इलाके आते हैं और ये जो है पानी से चारों तरफ से घिरे हैं। महाद्वीप में जैसे कि हमारा महाद्वीप है एशिया, एशिया के अंदर भारतीय एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। फिर एक होता है द्वीप, द्वीप भी चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, लेकिन ये और छोटे इलाका का होता है। सबसे बड़ा महाद्वीप, उससे छोटा उपमहाद्वीप, सबसे छोटा द्वीप। जैसे कि लक्षद्वीप, लक्षद्वीप क्या है, चारों तरफ से पानी से घिरा है। अंडमान निकोबार द्वीप पानी से घिरा है। तो सबसे पहले आप इसको एग्जांपल में समझ सकते हैं। हमारा एशिया हमारा महाद्वीप है, भारत हमारा उपमहाद्वीप है, या फिर भारतीय उपमहाद्वीप है। फिर उसके बाद जो है भारत के अंदर अंडमान निकोबार एक द्वीप है। आ रहा है आपको समझ में। एशिया एक बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा इलाका। उससे छोटा भारत एक उपमहाद्वीप है। भारत के अंदर लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार छोटे छोटे द्वीप है, ठीक है ना। बस इनको साइज के आकार पर इनके नाम दिए। बड़ा है तो महाद्वीप, छोटा है तो उसका हिस्सा, महाद्वीप का हिस्सा उप, जैसा हमने कहते हैं ना डीएम, जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, मतलब बड़ा हो गया जिलाधिकारी, उसी का छोटा हो गया उप जिलाधिकारी। उप नाम लगाने का मतलब यही हो गया बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है। तो महाद्वीप बड़ा, महाद्वीप से छोटा उपमहाद्वीप और सबसे छोटा द्वीप। बस इतना इसमें अंतर याद रखिएगा। अब इसके अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि चोस, धोरो, धांड किसे कहते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी हम लोग जो आगे ओशियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें आपको ना ये सारे ग्रॉसरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उस टाइम में आपको ना समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए मैंने पहले आपको ये ग्रॉसरीज करा दी हैं। तो आप इन्हें अच्छे से लर्न करना, रिवाइज करना। और इसके अलावा जो बची हमारी ग्रॉसरीज है वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तो चलिए यहीं पे हम लोग करते हैं हमारी क्लास का एंड। अगर आपको मेरी वीडियोस क्लासेस पसंद आती हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियोस उन लोगों भी तक पहुंचे जहां पर लोगों को जरूरत है ऐसी वीडियोस की। तो मैं यहाँ पे करती हूँ अपनी क्लास का एंड। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक भी करना मत भूलिएगा। बाय बाय।